परेश रावल सर ने उस फिल्म के लिए कहा है कि वो आज भी रोड टू संगम जैसी फिल्म करना चाहेंगे। सरदार, केतन मेहता, तमन्ना, महेश भट्ट एंड रोड टू संगम अमित राय। तो माय गॉड टू पंकज त्रिपाठी जी एंड मिस्टर अक्षय कुमार। अक्षय कुमार एक एनिग्मा है ना, उसको डिकोड नहीं कर सकते। ये पंकज त्रिपाठी की सौम्यता ही है चेहरे पे कि जब वो कालीन भाई करता है, जब वो कांति शरण मुदगल करता है, वो व्यक्ति अलग हो जाता है। परेश रावल सर को ही एक्सपेक्ट कर रहे थे इन द सीक्वल ऑफ ओ माय गॉड, बट देन वी वर सरप्राइज्ड विद मिस्टर पंकज त्रिपाठी। So sir, what went on at the back end? मतलब प्रियदर्शन, राम गोपाल वर्मा, आप उनको एनालाइज अभी नहीं कर सकते। वो मुझे लगता है किसी और मिट्टी से बने हुए लोग हैं। Sir, one lesson you learned from Om Puri ji. वहाँ पे मंसूबे भी तो कंजूसी नहीं कितनी है ना। सर, आप जब श्री महाकाल उज्जैन में शूट कर रहे थे तो आपको क्या अलौकिक अनुभूतियाँ हुई? कोई एक अनुभूति जो आपको अभी याद आ रही है? और मैं बड़े गुस्से में गया था कि तू अभी जो बोलेगा मैं वो करूँगा। तू बोलेगा नहीं कर फिल्म लाइन में काम, तो भी मुझे चल जाएगा। तू जैसे चलाएगा वैसा चलूँगा। सर, सत्यजीत रे। लाइफ। सर, आप किस तरह चाहेंगे कि लोग आपके सिनेमा पे आते हैं? मैं तो इतना चाहता हूँ कि आप फिल्म देख के जाएं। आप घर जा रहे हैं अगर नाइट शो देखकर, और घर पहुंचे और जब खाना खाने बैठे हैं बच्चों के साथ, तो अगर आप बच्चों के साथ इस फिल्म पर बात कर सकें, अपने बच्चों के साथ परिवार में सिर्फ बात कर सकें, इतना भी काफी हो जाएगा मेरे लिए। ओ माय गॉड 2 और रोड टू संगम के राइटर डायरेक्टर जिनकी कहानियां समाज से संवाद करती हैं, प्लीज वेलकम मिस्टर अमित राय। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ ये पॉडकास्ट करने के लिए। मैं भी अनुग्रहित हूँ। सर, जीवन सरल नहीं है, पर सहृदय स्वीकारता जरूर है। उल्लासनगर ने आपके जीवन पथ पर एक घर बनाया, आपको अनोखे अनूठे रिश्ते दिए, आपको गलियां घुमाई और आपके एक छोटे से सपने के घोंसले को तिनके भी दिए। तो उन दिनों उल्लासनगर से आपकी यादों से हमें मिलवाइए। बहुत सुंदर वर्णन है ये, क्योंकि आप अपना शहर तो अपने साथ लेकर चलते हैं पूरी जिंदगी। लोग ये भूल जाते हैं कि आपकी जो बनावट है, जिस मिट्टी से आप बने हैं, वो आपके शहर ने ही आपको दी होती है। इसके लिए जो लोग अपनी गाँव की मिट्टी लेके आते हैं और रास्ते में झटक देते हैं, वो शायद फिर आगे जाने के बाद कभी पलट के नहीं आते हैं। ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे रास्ते ना वो गाँव से शहर की ओर जाते हैं, लेकिन शहर से वापस गाँव की ओर कोई भी रास्ता नहीं जाता। मेरे शहर ने मेरे को सिखाया है कि वो रास्ता कभी भी मरने नहीं देना है, वापस घर आना है। उल्लासनगर मतलब देखा जाए तो वो शहर है जो, मतलब वो जो फिनिक्स होता है वो फिर से ऐश से जिंदा होता है। तो जो लोग अपना सब कुछ लूट पिटा के आए थे विस्थापित होकर वहां से, पाकिस्तान से, और हाथ में सब दुख और ये सब लेकर आए थे, लेकिन फिर परिवार और दोस्त और धंधा सब मिल के एक साथ वो शहर इतनी जल्दी से फला पूरा कि आज आप उल्लासनगर जाएंगे तो आपको लगेगा ये हमेशा से यहीं रहा होगा। लेकिन वो बैरक्स, वो ब्लॉक्स, वो कॉलोनी, कैंप्स, तो कहा जाए तो वो, अगर मैं जब आया रहूँगा वहाँ शहर में, तो उसके पहले वो बस गया होगा, मतलब बस रहा होगा जो मेरे पापा आए थे वो। पर्टिकुलरली सिंधी कम्युनिटी से। हाँ, स्पेशली सिंधी कम्युनिटी। उसका नाम ही उल्लासनगर इसलिए रखा गया था ताकि जो लोग उदास होकर आए हैं, वो शहर का नाम उल्लास रखा था, ताकि कम से कम नाम सुनने में तो उनको अच्छा लगे। तो वो वही कारण रहा होगा कि वो उल्लास नाम उसका रखा गया था। तो मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पापा उसी शहर में क्यों आके रुके, क्योंकि वो सामने जो उल्लास नगर के बाउंड्री पे डाइस की कंपनियां थी, जैसे सेंचुरियन, अमर डाई, हरमन मोहता और इंडियन डाइस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज मफतलाल की, जिसमें वो काम पे लगे। वो एक बड़ा सा एक बच्चे के नज़रों में एक गांव से भागकर आया हुआ है, उसने बड़ी सी एकदम कंपनी देखी, उसको लगा यहाँ तो काम मिल ही जाएगा, इतनी बड़ी कंपनी में काम नहीं करेगा तो कौन करेगा। मुझे लगता है उसने आकर्षित किया होगा। उनको नहीं पता होगा कि ये शहर बाद में उनके परिवार की पहचान हो जाएगी। तो आमतौर पर मैंने देखा कई लोग उल्लासनगर का नाम लेकर अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं, मतलब या तो अपने आप को सिंधी नहीं बोलना चाहते हैं, और या तो फिर ये नहीं बताना चाहते कि उल्लासनगर से। लेकिन मैं तो बहुत ही प्राउडली बोलता हूँ कि हाँ, मैं भाषा भी बहुत अच्छी बोलता हूँ सिंधी। तो सर, ऐसा क्यों करते हैं लोग?
मुझे लगता है जब वो खड़े हो रहे थे ना, तो वो हर वो ऑड जॉब कर रहे थे जिससे वो परिवार चला सके, जिसको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बोलते हैं। तो शुरू-शुरू में जो काम बड़ी-बड़ी कंपनियाँ करती थीं, उसी का प्रोटोटाइप वो लोग आराम से बना लेते थे। तो उसके लिए दिमाग भी लगता है और मेहनत भी लगती है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है, जो आपके हाथ में है, उसकी हूबहू नकल आपके दूसरे के सामने वाले के हाथ में आ जाएगी और वो उतनी ही दमदार होगी। तो लोगों ने फिर वो डुप्लीकेशन का और उसका एक ठप्पा लगा दिया कि लेकिन मुझे मुझे कभी वो लगा नहीं। मतलब खाने-पीने से लेकर, पहनने से लेकर, जो भी कपड़ों से लेकर, उल्लासनगर में हर वो चीज़ मिल जाएगी। आपको हवाई जहाज़ भी मिल जाएगा उल्लासनगर में। तो उसी ने फिर वो जज़्बा दे दिया। ये लोग हमेशा बोलते थे कि हमने इसको ऐसे नहीं देखा कभी कि किसी ने थोड़ा अपमानित कर दिया हो या काम ना मिला हो या दुःख हो या ऐसा इस मेरे चेहरे पे कभी आता नहीं था। तो मैं भी कभी सोचता था कि ये कहाँ से आता है? तो एक्चुअली ये शहर ही आपको देता है, वो आपको गिरने नहीं देता। वो आपको ऐसी स क्योंकि उल्लासनगर में जब लोकल भी पकड़नी है आपको, तो जिस डब्बे में आपको घुसना होगा, हर डब्बे में या 1 या 2 ही आदमी चढ़ सकता है। तो आपको चढ़ना है अगर तो आपको दौड़ के ही चढ़ना होगा उस डब्बे में क्योंकि वो करजत से गाड़ी आएगी, बदलापुर से आएगी, अंबरनाथ से आएगी। उल्लासनगर बीच का स्टेशन है, वहाँ से ट्रेन शुरू नहीं होती, पीछे की गाड़ियाँ आती हैं। तो आपको दौड़ के उसमें उस स 7-10 की लोकल या 9-12 की लोकल में बीच में घुसना ही होगा। अगर आप छोड़ देंगे तो 7 बजे से लेके साढ़े 10 बजे तक वहीं खड़े रहेंगे, ट्रेन में चढ़ नहीं पाएँगे। तो वो जज़्बा जो है वो आपको शहर देता है, अपनी जगह बनानी पड़ती है। अपनी जगह बनाने की। तो सर जैसे आपने बताया कि सिंधी कम्युनिटी में ज़्यादातर उल्लासनगर में रहते हैं और आप काफ़ी फ्लुएंटली सिंधी बोल भी लेते हैं, तो काफ़ी उस कल्चर का आप पे इन्फ्लुएंस रहा होगा? ऑब्वियसली आपने हर साल आपने हर तरह का त्योहार देखा है। फिर एक चालिया नाम का 40 दिन का त्योहार है तो लोग नंगे पैर घूमते हैं और वो अपने आप को कष्ट देते हैं और झूलेलाल और उनकी पूजा में वो तो मुझे जिस जब आप शहर से निकलते हैं तो उस पूरे शहर में ना हर महीने कोई ना कोई लंगर लगा रहता है मतलब लोग खाना खा रहे होते हैं और वो हर तरह का खाना बांटते रहते हैं कभी चॉकलेट बांटते हैं कभी छोले पूरी बांटते हैं हर तरह का और हर बार आपने स्कूल में देखा कि कई बार आप स्कूल जा रहे होते हैं अगर किसी ने टिफिन नहीं लाया तो कभी डरे नहीं वापस आने टाइम कोई ना कोई खिला ही देगा क्योंकि वो हर आदमी जो पाकिस्तान से वो जो एक सेवा का भाव लेके आया था वो सेवा का भाव अभी भी उनमें ज़िंदा है। तो वहाँ दुकान के आगे एक ये लगा हुआ है, बाकड़ा लगा हुआ है, वो कुछ ना कुछ बाँटता होता है। तो वो जूस हो, शरबत हो, मतलब मुझे अभी भी याद है कि हम जब भी स्कूल से निकलते थे, ऐसा कभी दिन कोई महीने गुज़रा नहीं कि हमने रास्ते में से कुछ लेके खाया ना हो या घर लेके ना आया हो। तो कभी साई भाजी हो, जो पालक की भाजी है, उसके बाद कोकी नाम का एक हाँ, वो पराठे जैसा पराठे होता है। जैसा होता है, वो बाँटते होते हैं। तो ये जो सेवा का जो भाव है, वो आपके अंदर एम्पैथी और कॉम्पैशन ज़िंदा रखता है। वो खुद कमाकर खुद खाने में विश्वास नहीं करता, वो बाँटने में भी विश्वास करता है और इससे बड़ी संस्कृति कोई हो नहीं सकती। हुँ। तो वो शायद वो भी मेरे अंदर आ गया था कि मुझे लगता है इसीलिए किसी दूसरे का मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ, इसको कुछ है तो मैं एक बार क्योंकि मैं मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि भाई ये करो और वो करो, वो अपने आप ही आया होगा। मैंने मैंने कहीं से किसी स्कूल से नहीं सीखा हो और जहाँ तक मुझे लगता है आज भी सारी दुनिया में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा मुझे कमी लगती है वो एम्पैथी ही है। अगर आप में करुणा ही नहीं है, तो फिर कोई चीज़ चलेगी नहीं और करुणा के अभाव की वजह से ही सारा प्रॉब्लम है। कि आपको किसी का दुःख दिख नहीं रहा। तो उस शहर ने जो दिया है वो यही दिया है कि आपको वो सेंसिटिविटी का बटन दिया है कि आपको दूसरों का दुःख दिख जाता है। ख़ैर वो इधर आने के बाद वो नुकसानदेह और दुःखदायी भी है, लेकिन फिर अपनी दूरी आप स्वयं तय करते हैं, डेस्टिनी आपको खुद ही ले चलती है। तो आपने अपना सफ़र खुद तय किया तो उसके लिए आप निराश नहीं होते और किसी की शिकायत भी नहीं करते, मैं भी नहीं करता। तो वैसे भी सेवा सर्व सेवाशु श्रेष्ठा, सेवा से बड़ी कोई साधना है भी नहीं। तो अगर आप सेवा की साधना कर रहे हैं, तो आप में कुछ ना कुछ बात तो है। पता नहीं। तो पिता सबसे कम चर्चित संपूर्ण शब्द है, क्योंकि वो आपके समीक्षक होते हैं, आपके साइलेंट चीयरलीडर होते हैं, एक बहुत कठोर आईना होते हैं, हमारे अदृश्य पंख भी होते हैं। तो आपके और आपके पिताजी की कहानी बताइए। मतलब शुरू-शुरू में जब अरसा गुज़रा तो ऐसा लगने लगा था कि पिता बहुत कठोर है, मतलब हुँ। आपको मारता है मतलब वो खुद जिस तरह से पले होंगे और जिस तरह से वायलेंस स्ट्रीक होगा वहाँ, जैसे वो अपने पिताजी से मार खाते रहे होंगे, तो वो अपने बच्चों में जो इम्बाइब करना था उनको खुद नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि इतनी कम उम्र में घर से भागना, फिर कम उम्र में विवाह होना, फिर बच्चे होना और फिर उनको कैसे पालें मतलब कोई शिक्षा-दीक्षा नहीं होगी।
तो उनको लगता था कि किसी भी तरह पढ़ जाए मतलब, और फिर पढ़ने के लिए अगर नहीं पढ़ रहा हो तो उनके पास एक ही हथियार हुआ करता था। हम लोग बहुत डरते थे अपने पिता से, मतलब वो अगर आने वाले हो तो उसके पहले हाथ पैर धो के घर में आ जाते थे और एक नाटक करते थे पढ़ने का। तो मुझे तो बहुत डर लगता था। मैं 12th तक तो मैंने मार खाई है, मुझे इतना याद है अच्छी तरह से। और हमें तब ऐसा लगता था कि दुनिया का सबसे जालिम जो है आदमी वो हमारे जीवन में हमारे पिता हैं। फिर कालांतर में जब आप आगे जाते हैं और जब दुनिया में आगे जाते हैं तो पता चला कि दुनिया में सबसे मुलायम और वो जो आपको कवच कुंडल देता है वो आपका बाप ही होता है। उसने शायद वो जीवन जो देखा था जो कठोर और कष्ट से भरा होगा, वो नहीं चाहता होगा कि उसके बच्चे वो जीवन देखें। या शिक्षा का जो स्तर उस समय बिहार का था, वो चाहते थे किसी भी तरह पढ़ जाएं, मतलब पढ़ लिख जाएंगे तो फिर उनका हो जाएगा, क्योंकि मेरे पापा के मन में हमेशा पढ़े लिखे के लिए बहुत इज्जत है। उसका उदाहरण ये है कि वो एक चार मीनार या पनामा नाम की सिगरेट पीते थे और चेन स्मोकर हुआ करते थे, दिन में 10 12 15 सिगरेट पीते होंगे। हमारे एक एस के बसंताई नाम के डॉक्टर हुआ करते थे, हमारे फैमिली डॉक्टर थे, हमारी फैमिली मतलब पूरी एरिया का डॉक्टर वही हुआ करते थे। हम उनकी बचपन में मैंने सुना था वो उनकी शादी में भी गए थे सब लोग, एरिया के लोग, उन डॉक्टर ने सबको बुलाया। बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छे डॉक्टर। तो उन्होंने एक दिन मेरे पापा को बोला, राय तुम बहुत सिगरेट पीते हो, ये सिगरेट कम करो। तो उन्होंने बोला ठीक है डॉक्टर साहब, आप कहते हैं तो कम कर देंगे। तो आमतौर पर ये कहानी किसी को सुनाएंगे तो उनको लगेगा हाँ वो उसने बोल दिया होगा। और वो दिन है और आज का दिन है, पापा को मैंने एक भी सिगरेट पीते नहीं देखा। सिर्फ एक बार किसी पढ़े लिखे आदमी के मुंह से ये कहना, और वो डॉक्टर का कहना कि राय तुम सिगरेट मत पियो, ये सिगरेट ठीक नहीं है। और वो इतना डर गया उस आदमी से, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था। उनके मन में जो डर था वो पढ़े लिखे आदमी के लिए था। वो चाहते थे कि बच्चे पढ़े लिख जाएंगे। तो अभी कोई पूछता है ऐसे तो मुझे पता चलता है कि 14 साल की उम्र में कोई आदमी बिहार से भागता है और टीसी पकड़ न ले इसलिए ट्रेन से उतर के बहुत लंबा एक सफ़र पैदल चल के आता है उल्लासनगर तक, ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर। मतलब अभी लोग जैसे शिरडी जाते हैं वैसे पैदल चलना। बोला मुझे पता ही नहीं चला मैं चला है। पता नहीं क्या उर्मी होगी जो जीवन उस वो कठोर जीवन था उससे बच के भाग के निकलना, और गरीबी, अत्यंत गरीबी देखकर बाहर निकलना, और फिर किसी तरह झगड़ कर और अपना वजूद खुद बनाने को लेकर, मतलब हर वो ऑड काम जिससे आमदनी हो सके और परिवार चला सके। तो वो उन्होंने ऐसे, एक तो आप जन्म देते हैं तो माँ जन्म देती है तो एक नाड़ लगी रहती है, वो आप काट देते हैं, लेकिन वो कटती तो है नहीं, वो तो हमेशा आपके हाथ रहती है। बाप की कोई नाड़ आपके साथ लगी नहीं रहती है। वो पता नहीं वो नाड़ से मेरे को बांध दिया उन्होंने, जिसकी वजह से आज मैं खड़ा हूँ। तो उनका तो देना नहीं दे सकते, मतलब वो जैसे माँ का नहीं दे सकते, गुरु का नहीं दे सकते, वैसे पिता का भी नहीं दे सकते। सब पिता वो गुरु भी हैं जिनके मौन में सबसे मधुर संगीत होता है, और साथ ही छोटे बुजुर्गों का नहीं, क्योंकि पत्ते जब तक पेड़ पर होते हैं हरे रहते हैं। हम्म। तो पिता पिता होते हैं। सो अ, आप मुंबई लोकल को या लोकल को अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। मुंबई लोकल में आप जितनी तरह की कहानियों से मिलते हैं, आपको समझ आता है कि वाकई लोगों के संघर्ष क्या है। भीड़ में अपनी जगह बनाना, पैर फिसलने से बचाना। तो सर, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से लोकल ने आपको चेहरे पढ़ना सिखाया है, वो कहीं न कहीं आपकी फ़िल्मों में ट्रांसलेट हुआ है? ये मुझे बहुत बाद में पता चला। शुरू में जब किसी ड्रामा स्कूल के इंटरव्यू में गया था तो विजय किंकरे जी ने पूछा था, सबसे बहुत सारे बच्चे थे, उन्होंने पूछा था कि आप लोग क्या पढ़ते हैं। तो सब लोग ने अपने हिस्से के हिसाब से कि मैं शेक्सपियर पढ़ता हूँ, मैं प्रेमचंद पढ़ता हूँ, मैं कीट्स में विलियम वर्ड्सवर्थ, या जिस भी साहित्यकार का, रस्किन बॉन्ड, जो भी नाम ले रहे थे। तो मुझे लगा था कि वो क्या पढ़ता हूँ, मतलब ये तो अखबार, कई लोगों ने अखबार भी बोला था मैं अखबार पढ़ते हूँ। उस उम्र में ऐसा होता है कि आपको एक ऐसा अनूठा जवाब देने का मन होता रहता है कि आप उठ के दिख जाएं सबके सबके मन में होता होगा। तो मैंने उनको कहा था मैं लोकल में लोगों को पढ़ता हूँ, मतलब मेरे पास कौन बैठा है और वो जो मन में बात करते होते हैं या दो लोग बात करते हैं तो सुना नहीं दे रहा हो तो उनके डायलॉग भी मैं खुद ही लिख लिख लेता हूँ। सकते हैं। कोई लड़का लड़की बैठे हों तो वो धीरे धीरे आदत ऐसे होगी कि कोई बात करो तो कान लगा के सुनने। कई बार किसी ने बोला भी कि आप क्या सुन रहे हैं, हुँ। तो वो आदत में ही आ गया।
सर ने उस दिन तो नहीं कहा था, लेकिन जब 10 साल बाद कोई नाटक हुआ और उसको बेस्ट नाटक का प्राइज़ मिला था, तो वो उन्होंने ऐसे उल्लेख में कहा कि मैंने इसको पहले बार, उनको ये याद था कि मैंने क्या उत्तर दिया है उन 180 बच्चों में। मुझे लगता है गुरु आपको पहचान लेता है और फिर शायद इसीलिए गुरु आपका हाथ पकड़ता है। तो दोनों ही गुरु, मतलब मेरे जो नाटक में गुरु थे विजय केंकरे और राजन भिसे, मुझे लगता है इतने सारे स्टूडेंट होने के बावजूद भी मैं ही एक ऐसा स्टूडेंट था जो अभी भी उनसे संपर्क में हूँ। मैं उनके घर जा सकता हूँ, वो मेरे घर आ सकते हैं और हम बात करते हैं किसी भी चीज़ पर, और वो लेवल ही खत्म हो गया कि मेरी उम्र उनकी उम्र में कोई फासला है। तो मुझे लगता है गुरु ही आपका हाथ पकड़ के आपको वो सिखाता है। लोकल, हम इसको पहले नाम बड़ा नाम, बहुत छोटा नाम देते हैं, आम मतलब लोकल। मुझे नहीं लगता कि लोकल से बड़ी टीचर कोई थी, मतलब उस उम्र में जब घर के पापा ने छोड़ा कि हाँ तुम लोकल से बम्बई चले जाओ। उस टाइम विक्टोरिया टर्मिनस, वीटी कहते थे, अभी सीएसटी कहते हैं। 7 रुपये टिकट थी। लेकिन लोकल में जाकर आना उनको, हमें क्योंकि एक्सीडेंट्स होते थे, वो लोग गिर जाते थे और इतनी भीड़ होती है, उतरते हो कोई दबा दे, छोटा बच्चा है। बड़े पैमाने पे अगर आज पीछे खड़े होकर ऑब्जेक्टिवली देखें तो पता चलता है लोकल जो सवेरे 4:20 को शुरू होती है, रात को 1:30 बजे बंद होती है, सिर्फ 2 घंटा आराम करती है। पूरी मुंबई की लाइफलाइन जिसको लोकल को कहते हैं, अगर ये ना होना तो किसी का कोई वजूद नहीं है शहर में। भले सेंट्रल हो, वेस्टर्न हो, हार्बर हो, वो एक एक करके बढ़ती गई। यही एक्चुअली मुझे लगा ये जीवन है। मेरी कई कहानियां मैंने ऐसे बैठे बैठे लोकल में, मेरे को याद है मैं एक बार लोकल में बैठा था, मैं किसी ने मोबाइल पे, उन दिनों मोबाइल नया नया आया था, तो किसी ने कोई मराठी गीत बजाया था, वो कुमार गंधर्व जी का गीत था। और वो जैसे ही स्टेशन पे भीड़ छट जाती थी और गाड़ी शुरू होती थी, तब वो सुनाई दिया और फिर वो बंद हो गया। अब वो पूरे डब्बे में किसने बजाया है कैसे पूछेंगे। तो मैं अपना स्टेशन छोड़ के 2 स्टेशन तक आगे गया, फिर पता चला एक बूढ़े आदमी के पास था वो मोबाइल, वो बजा रहा था। तो कान में जो संगीत पड़ा वो भी पहली बार वहां से सुनाई देने लगा। जो लोग रोज सवेरे कीर्तन कर, मतलब रोज पीछे वाला डब्बे में वो कीर्तन होता था, वो अभी भी सुनाई देता है। अभी जो नई कहानी लिखी है उसमें पूरी की पूरी तरह से कीर्तन का ही समावेश है। अब वो जो लय है, आपको जो लोकल एक लय देती है, मैं बहुत तेज बोलता हूँ आमतौर पर, बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ। अभी हाल में मैं किसी को मिला हूँ जिसकी वजह से मेरी ये लय थोड़ी धीमी हुई है, तो आपको जीवन का समझ में आता है। लेकिन जितने टाइम लोकल के बाद भी 10 साल 15 साल तक मेरी लय इतनी तेज रही, मैं बहुत जल्दी तेज तेज बोलता हूँ। मैं स्कूल में बहुत तेज तेज बोलता था, और किसी को कहना कई बार सुनने के बाद लोग रहते, अरे जरा धीरे बोलो, मतलब जरा धीरे बोलो, समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोला तुमने। ये लय जो है काम की गति में भी, और आपके, क्योंकि आपका बॉडी एक रिदम अक्वायर करता ही करता है, और वही आपका बेस बनता है। जीवन रिदम के बगैर है नहीं कुछ। मुझे लगता है वो जो रिदम है वो लोकल नहीं आपको दिया है। और वो सारे चरित्र जो उधर बैठे हैं अपने सुख दुख के साथ, और अगर आप वो पढ़ जाएं उनके चेहरे पे, तो हर चेहरा एक कहानी बोलता है। तो ये एक जन्म तो बहुत कम है उन सारी कहानी कहने के लिए। मुझे लगता है 100 जन्म भी कम है। मैं लोकल का बहुत बड़ा देना है। सर, अभी आपने कीर्तन की बात की और कोई कहानी जो कीर्तन पर आधारित है, क्या बता रहे थे थोड़ा? नहीं, ये तो फिर अभी वो फिल्म आएगी तो आपको पता एक चलेगा। लाइन में। एक समुदाय है यहाँ, कोली समुदाय। मैंने उस समुदाय को कभी भी ना उदास नहीं देखा। कोली समुदाय। कोली जो फिशरमैन होते हैं, जो हम्म। एक पूरा जो भी बेल्ट होता है वो कोलियों का ही बेल्ट होता है। एक्चुअली ये शहर भी बसाया कोलियों नहीं है। ये लोग एक डिवाइन पावर, और उसी ने हमारे सब कुछ करना है, उसमें विश्वास करके चलते हैं। समंदर उनकी खेती है। वो उस मौसम में उतरते नहीं जब वो ब्रीडिंग सीजन होता है। हर वो त्योहार मनाते हैं और उसी जल्लोश और उसी कीर्तन के साथ मनाते हैं। कहानी लिखते हुए उसने ऐसे पकड़ा कि उसने छोड़ा ही नहीं। पात्र भी वहीं से, कथा भी वहीं से। क्या बात है। um the lot of people who are very successful in their life, they emphasize on the importance of reading in life as well as your craft. सर, आपको भी रीडिंग से इंट्रोड्यूस आपके एक बहुत प्रिय मित्र ने किया था, मिस्टर श्यामपत यादव ने। और सर, साहित्य हमें तराशता है और हमें मांझता है। So, sir, how do you see that reading has influenced you and your filmmaking? Of course, it has. Everything is related to that. Whatever you write and where you come from. किसी ने बहुत पहले पूछा साहित्यकार, ड्रामा स्कूल में फाइनल ईयर में किसी ने पूछा साहित्य क्या है,
मेरे मुँह से ऐसे निकल गया था कि जो सभी के हित का होगा ना वही साहित्य है। इसका संधि विच्छेद ऐसे किया था, जो मुझे लगा था ये अपने आप ही मेरे मुँह से आ गया, वो भी अब वो कहाँ से आया, तो वो भी साहित्य से ही आया। जो लिखते हैं, मतलब मराठी में एक शब्द है वाचाल तर वाचाल, मतलब पढ़ेंगे तो बचेंगे, जबकि दोनों का शब्द एक, मराठी में एक ही शब्द है उसके लिए। वाचाल तर वाचाल मतलब बचोगे तो बचोगे, मतलब पढ़ोगे तो बचोगे, ऐसा हिंदी में होता है, लेकिन मराठी में उसके लिए एक ही शब्द है वाचा, मतलब पढ़ो। मुझे लगता है ये शब्द जो है, ये इस ह्यूमन एवोल्यूशन का सबसे बड़ा डिस्कवरी है, जिसने पहली बार ये सोचा कि हम किस तरह बात करेंगे, और फिर उसकी उसका फोनेटिक्स और उसका अल्फ़ाबेट जो भी पैदा हुआ होगा, उसके बाद मुझे लगता है भगवान ने एक समय के बाद सोचा होगा कि अब इनके, या प्रकृति ने या नेचर ने या जिसने भी एवोल्यूशन की उस थ्योरी में वो कब शब्द बोलना शुरू हुआ होगा, वो हमारी सबसे बड़ी देन है। उसके बाद फिर कथा, साहित्य, कविता, नाटक जो भी जिसका भी जन्म होता है। लेकिन इसको संजो के रखना और फिर पन्ने पे उतरना या गाने के रूप में आना या फ़ोक फ़ॉर्म में कथा या परफ़ॉर्मेंस के रूप में आना, ये आपके जीवन को वो देता है जिससे आप ज़िंदा हैं। साँस तो आप फ़िज़िकली ले ही रहे हैं। आप रह के देखिए कमरे में, आपको पता चल जाएगा। एक बहुत पुरानी कहानी थी जिसमें 2 लोग शर्त लगाते हैं कि तुम रह सकते हो क्या 14 साल जेल में? तो बोलता है अगर पैसा दे देंगे, तो उस टाइम वो पैसे को ज़्यादा महत्व देता रहता है और इसको। बोला हाँ, इतना पैसा देंगे? तो बोलता है हाँ, मैं इतना पैसा देने को तैयार हूँ। तुम रह सकते हो जेल में? तो उसने कहा हाँ, मैं रह लूँगा जेल में। तो बोला क्या चाहिए फिर? बोला साथ में कुछ दे दो, पढ़ने-वढ़ने के लिए दे दो कुछ ऐसे। तो उस कथा में वो एक कमरा उसको दे देता है, वो उस कमरे से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन सिर्फ़ किताबें हैं उस कमरे में। और अब वो 14 साल उस कमरे में रहता है। लेकिन 14वें साल जिस दिन उसको निकल के सब कुछ मिलना है, उसके ठीक 1 दिन पहले वो शर्त तोड़ देता है। मतलब 364वें दिन उस कमरे से बाहर निकलता है। वो 1 दिन और रह लेता, तो उसको सारे पैसे से वो, क्योंकि बहुत अमीर आदमी, वो कैपिटलिस्ट है वो। लेकिन सब पढ़ लेने के बाद वो सिर्फ़ 1 दिन पहले वो कमरा छोड़ देता है। उसको जीवन का सही अर्थ समझ में आ जाता है। तो कहानी मेरे मन में, मुझे लगता है कथा सागर की ये कहानी तो ये यशराज प्रोडक्शन की थी शायद, मुझे याद नहीं, लेकिन वो दूरदर्शन पे मैंने बचपन में देखी थी। इतनी सारी कहानियों में वो एक कहानी, और दूसरी वो 20 साल बाद 2 दोस्त एक ही चौक पे मिलते हैं, और एक पुलिस वाला हो गया, एक वो हो गया। ये दोनों कहानियाँ मेरे पे इतनी गहरी असर कर गई थी कि हाँ, ये कौन है जो लोग ये लिखते हैं। और ये मुझे उसी दोस्त ने, जिसके घर यहाँ जाके मैं रोज़ बैठता था, उसके पास एक लाइब्रेरी का कार्ड हुआ करता था। उसके 2 कार्ड हुआ करते थे, एक कार्ड उसके बड़े भाई का उसने अपने नाम पे कर रखा था, और उसने खुद का कार्ड मुझे दे रखा था। और वो बिरला जी की कंपनी थी सेंचुरी रेयन, उसका भी बड़ा देना है मेरे जीवन में। तो उनकी लाइब्रेरी में वो कार्ड लेके, जो वहाँ के सब लोग जान गए थे कि इस लड़के का नाम श्यामपति यादव कैसा हो सकता है, वो इतना बड़ा नाम हो ही नहीं सकता है इसका। और जो लोग क्रिकेट खेलते हुए जानते थे, उसको मालूम था कि अमित करके बोलते हैं, तो श्यामपत नाम क्या है। लेकिन बाद में समझ गए कि उसने ये कार्ड इसीलिए इस्तेमाल किया है कि यहाँ वो जिम इस्तेमाल कर सके, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होंगे। और किताबें जो मेरे को वहाँ से, तो ऐसा कोई वो, और वो किताबों का अंबार था वहाँ। तो कमाल है बिरला जी का, कि जो अपने वर्कर्स के लिए जो उन्होंने वो रिक्रिएशन का यूनिट बना रखा था, अभी भी है वो लाइब्रेरी कमाल थी। और हर बार वहाँ से दो, इस कभी-कभी इसलिए भी जाते थे कि किताब लेकर आना है, और एक आध 2 किताब कभी चुरा भी ली कि वापस कैसे करें, ये किताब हमेशा मेरे पास ही होनी चाहिए। तो 1-2 किताब मेरे पास अभी भी है, वो उसमें हरिवंश राय बच्चन जी की एक मोटी किताब है जो पूरी कविताओं की किताब है, वो कभी मैंने लौटाई ही नहीं। तो साहित्य मतलब वो आपको वो दे जाता है, क्योंकि मैंने इतना पढ़ना शुरू किया, फिर मुझे लगने लगा कि ये एक जन्म भी कम है। फिर मराठी साहित्य से जब मेरा मेरा मुझे रूबरू कराया गया, तो मुझे लगा कि अब तो मैं मर गया, मतलब अभी मैं सोच रहा हूँ बंगाली और गुजराती पढ़ने का, क्योंकि ये मेरे से रह गया है। भाषा दोनों रह गई है, वो मुझे इस कल्चर में अभी तक मैं अंदर गया नहीं। फिर साउथ में तो मुझे पता ही नहीं, वो तो मुझे और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, तब तक तो जीवन खत्म हो जाएगा। तो अभी आप मराठी साहित्य की बात कर रहे हैं और आपके जीवन में आप थिएटर को अपनी नींव मानते हैं, स्पेशली मराठी थिएटर को। और वहीं से आपने ये भी सीखा कि अगर कुछ लोकल है, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। और आपका दृष्टिकोण और कहानी में नएपन लाने का प्रयास सब वहीं से आता है। सो हाउ हैज़ थिएटर शेप्ड इन हू यू आर टुडे? इसके लिए तो गुरुओं का ही आशीर्वाद है। मैं तो चला था फ़िल्म मेकिंग के लिए, मतलब जिस तरह मेरे पे फ़िल्मों का असर हुआ था कि मुझे बिमल रॉय ने बहुत आकर्षित कर रखा था, मुझे लगा था इसी तरह का सिनेमा कुछ करना है।
और इसी तरह की फ़िल्म कुछ करनी है। लेकिन मुझे रास्ता कुछ पता नहीं था, कोई गाइड नहीं था और उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि आप इंटरनेट पे टाइप करें हाउ टू बिकम अ डायरेक्टर। हुँ, और अगर कुछ था तो वो स्क्रीन नाम का एक पेपर आता था जिसमें बहुत सारे फ़ोटो रहते थे। कौन एक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, कौन-सी फ़िल्म लॉन्च हो रही है, वो ₹5 में आती थी उस समय, सबसे महँगी हुआ करती थी। और फ़िल्म फेयर फ़िल्म फेयर, और स्टार स्टारडस्ट। डस्ट। और ये मैगज़ीन बहुत महँगी हुआ करती थी। वो साल भर के बाद रद्दी में चली जाती थी, तो फिर वहाँ से हम ला के देखते थे कौन हीरो, कौन हीरोइन। तो और दूसरा कोई ज़रिया नहीं था और रास्ता चुनेंगे कैसे? तो फिर वो आपका ऐसा ही है कि आप 4 लोग को खड़ा करके नाटक कर रहे हैं, कुछ डायलॉग बोलो, तुम डायलॉग बोलो। बहुत ही अमेचूरिश शो वो। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नियति ने मुझे ऐसे कान पकड़ के बोला ये मत कर इस तरफ। और क्योंकि हम जिस शहर में रहते थे वहाँ नाटक का कुछ था ही नहीं। मतलब सिंधी नाटक होते थे बहुत रेयर, मतलब हिंदी तो बिल्कुल नहीं था, वहाँ हिंदी का तो कुछ था ही नहीं। नियति पता नहीं किस गली में ऐसे ले गई, जैसे कई बार हम लोग किसी से रास्ता पूछते हैं, बोलते हैं यहाँ से जाओ, राइट जाओ, लेफ्ट जाओ। आप गलती से राइट जाने के पहले ही एक और राइट चले जाते हैं और फिर ऐसे गोल घूम के फिर उसी लेफ्ट पर आते हैं डिटोर करके। आपको लगता है अरे यार उस दिन अगर वो टर्न ना लिया होता, अगर किसी दिन किसी ने ना बताया हो कि एफटीआई का एक पेपर में एक ऐड है और एफटीआई में जाने के बाद किसी ने ना बोला होता कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा क्यों नहीं जाते, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा किधर है, दिल्ली। फिर आप दिल्ली ट्रेन पकड़ के गए और फिर जाके वहां जाके बात की किसी से, उसने कहा कि आपको यहाँ इंटरव्यू देना होगा। मतलब सब ऐसे जुड़ा हुआ है कि किसी एक मैगजीन में नेहरू सेंटर का एड्रेस था, आप भाई खल्ला गए और नेहरू सेंटर में गए और उसके फ्लोर पे जाके देखा सब ओमपुरी नसीरुद्दीन शाह की फोटो लगी थी। आप अंदर गए, उसने बोला कि मेरे को डायरेक्टर बनना है। वहाँ कोई एक अच्छा आदमी था, मुझे सिर्फ सरने में याद है, मल्होत्रा करके। उन्होंने चाय पिलाया, उन्होंने क्या उम्र है तुम्हारी, मैं 12th में हूँ। तो बोला तुम एक काम करो, तुम पढ़ाई करो, एंड वी डोंट मेक डायरेक्टर्स हियर, वी मेक फिल्म्स हियर। तुमको अगर डायरेक्टर बनना हो, कुछ बनना हो, तो हमारे यहाँ 2 प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है। एक फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीविजन इंस्टीट्यूट है, वो चेन्नई और इधर है। तो चेन्नई का मुझे पता नहीं था, वो पूना में है, पूना नज़दीक था। और दूसरा दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है। सिर्फ वो एक बस की टिकट लेके भाईखला स्टेशन से वहाँ गया था और गलती से उसने वहाँ चला गया, मैं जहाँ नहीं जाना था, उसने दूसरा रास्ता दिखाया, दूसरे ने तीसरा दिखाया। फिर पता कि इंटरव्यू देना, तो इंटरव्यू देने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो एक पैच तैयार करना पड़ेगा आपको जो आके बोलना है। वो कहाँ मिलता है, वो किताब में मिला। कौन सी किताब में? नाटकों की किताब में। फिर आप आषाढ़ का एक दिन खरीदते हैं, सखाराम बाइंडर खरीदते हैं, महानिर्वाण खरीदते हैं और फिर वो पढ़ते हैं। आप सारी रात पढ़ते हैं, 10-12 नाटक पढ़ते हैं। तो ये कौन सी दुनिया है, इसमें दुनिया हिलती नहीं, सब एक ही जगह घट रहा है, लेकिन ये हमको होल्ड कर रहा है। सकाराम बाइंडर 3 अंक पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि इससे अच्छा किसी ने कुछ लिखा ही नहीं है। फिर याद आया कि हमने पहले भी पढ़ा था ओथेलो या ये सब, किंग लियर। ये तो बिल्कुल अलग है। प्रेमचंद की कहानी, उसमें सब सब जगह घूमते थे, इसमें एक ही सेट पे सब कुछ होता है। हमें समझता नहीं था कि ये कौन सा मीडियम है, ये प्रोसीनियम का मीडियम है, वो कथा का मीडियम है, कुछ पता नहीं था। और फिर एक दिन नाटक के थिएटर पे स्टेज पे जाके खड़े हुए और पहला पैच तुगलक का गिरीश कर्नाड जी का पढ़ा। वामन केंद्र ने सुना और बोला भोजपुरी में बोल के बताओ, तुम बिहारी हो। भोजपुरी में बोल के बताया। बोला ले लो इसको, इसके अंदर उर्मी है, भले ही ये साइंस ग्रेजुएट है, लेकिन ये नाटक में कर लेगा कुछ। थिएटर ने जो उस दिन ऐसे कस के पकड़ा, वो दिन नहीं भूलता कि जिस दिन किसी ने कहा था कि भोजपुरी में बोल के दिखाओ। मैं चाहता था ये बोल सकता कि सर मेरे को थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं कंफ्यूज हूँ, थोड़ा तैयारी कर लूँ, मैं तो मराठी में पढ़ के आया हूँ। एक में स्टूडेंट सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स का जो अमराठी, लेकिन फिर मैं वहीं से टॉप करके बाहर निकला। मैं फिर मराठी, मतलब जो भी आज जीवन में खड़े हैं वो सिर्फ मराठी भाषा की ही देन है। तो आप भाषा को गले लगाते हैं, कोई बोलते हैं ना यार तू मराठी बोलो, इस शहर में रहो। मैं मराठी के बगैर, मैं घर में कई बार मराठी में ही बात करता हूँ। मैं कोई दिख गया मुझे, मैं शक्ल से पता चल जाता है ये महाराष्ट्रियन, मैं मराठी में ही बात करता हूँ। मैं भाषा जिस तरह आपको जोड़ती है उस तरह कोई नहीं जोड़ सकता आपको। तो जो भी फिल्म की अब तक, जो भी जहाँ भी जाता हूँ वो भाषा मुझे आती है, वो मुझे इसी तरह जो पहचानते हैं कि मैं भाषा जानता हूँ। तो मैं भोपाल जाऊँ, इंदौर जाऊँ, तो मैं उसी भाषा में बात कर सकता हूँ। मुझे पता चल गया कि वो सूत्र जो नाटक ने समझा दिया कि भाषा बहुत बड़ी चीज़ है, और वो थिएटर नहीं दिए। तो आपको तुगलक जो आपने भोजपुरी में नरेट किया था वो याद है? या एक आध कोई लाइन याद है? तो नहीं, मेरे को ये याद है, शुरू का कुछ ऐसा था वो, आई डोंट रिमेम्बर वेरी विविडली, आई रिमेम्बर दैट्स हाकिम अदालत के फैसले तू सब लोग सुन लो, अभी तय करे के होई।
इस तरह कुछ था वो We होते got बोलते 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 we got the feel, ये sir. We got वो the हमारी अजीज रियाया से शुरू होता है। हाँ, मैं उसको हमारी अजीज रिया उर्दू का शब्द नहीं बोला था, मुझे याद है मैंने कहा था सुनाओ, सब जना सुना, मतलब वो और ऑडियंस को सबको हाँ, सब जना सुनो करके, क्योंकि जी, हमारे यहाँ ऐसा वो एरिस्टोक्रेटिक का भोजपुरी में ऐसा कुछ नहीं कि राजा है और उसमें प्रजा है, वहाँ भोजपुरी में सब प्रजा ही है, राजा कोई नहीं है। आपने जन-जन से जोड़ने की कोशिश करी। या सर जैसा अभी आपने मिस्टर बिमल रॉय की भी बात की, सो यू होल्ड हाई रिगार्ड फॉर मिस्टर बिमल रॉय, मिस्टर ऋषिकेश मुखर्जी, सत्यजीत रे, एंड सो these filmmakers have captured the essence of philosophy intertwining with morals and emotions. And emotions are those truths which have no disguise. So, what makes these Bengalis such great filmmakers? And so, how do they tap every emotional doorway? I don't know, still I'm still figuring this out. I don't know what pulled me. The times when these cassettes were ruling all over the industry, people were using these VHS cassettes to see the films. We used to run that business to rent out that VCR and VHS to people. Also, Those the used to chip in the money and come. yeah. Also, Do Biga Zameen was the very first film that left an impact on you. Yeah. That's a film which left an impact. And then much later I saw The Bicycle Thieves, but it was completely different from De Biga Zameen. One particular script or one particular story which is called as Korakh and Do Biga Zameen, written by Salil Chaudhary, the great master in music and story, and from Uttar. मुझे लगता है ये एक ना ऐसा एक धागा है जो वो पूरे उस यूनिट को जोड़ता होगा। मुझे कई बार ऐसा लगता था कि मेरा ये दूसरा जन्म है, मैं किसी यूनिट में लाइटमैन था, मैं गिर के मर गया हूँ, उसके बाद पैदा हुआ, ऐसा मुझे हमेशा लगता। मैं बंगाल में ही ऐसा मुझे हमेशा फील होता था कि मैं इसी कल्चर की मिट्टी की पैदाइश हूँ। मैं कलकत्ता, आप मुझे अभी कहोगे कि चलना है तो मैं कुछ नहीं सोचूंगा, मैं चल दूंगा आपके साथ, क्योंकि वहाँ की गली मट्टी शहर ऐसे मैंने घोल के पिया हुआ है। मतलब किसी के साथ रोमांस हो जाए वैसे शहर के साथ रोमांस हो जाए वैसा वो शहर है। और मुझे वो शहर इतना प्यार, मुझे नहीं मालूम कि मैं इसको इतना प्यार क्यों करता हूँ, पूरे इतने सारे स्टेट्स में वही शहर मुझे इतना क्यों प्यार है। वो गोवा भी हो सकता था, वो जम्मू एंड कश्मीर भी हो सकता है, वो राजस्थान भी हो सकता है, लेकिन वो बंगाल ही है। मुझे लगता है फ़िल्मों ने जो व्यापक असर छोड़ा, वो इन सब की फ़िल्मों ने जब छोड़ा, तो उसके साथ जब मैं बंदिनी में नूतन जी को देखता हूँ या साधना को देखता हूँ, तो मुझे लगने लगा कि इतना कोर टू मतलब रियलिटी तक जाते वक़्त और इतना रॉ इमोशन, और ऐसा लगता है कि मेरी माँ ही है, मेरी प्रेयसी ही है, मेरी बहन ही है, मेरा दोस्त ही है। मुझे लगता है जो मैंने सीखा उस फ़िल्मों से, वो नहीं देखा कि वो फ़िल्म मेकिंग क्या है। उन चरित्रों के साथ मतलब मुझे याद है, मुझे अभी भी ना वो एक आदमी जो अशोक कुमार जिसने प्ले किया है बंदिनी में, वो देश की आज़ादी के लिए उसके कमांडर ने उसको आदेश दिया हुआ है कि जो कोई ऑफिसर है, ब्रिटिश ऑफिसर के साथ काम करता है, उसकी बेटी से शादी करने का था, सो दैट दे कैन एक्सट्रैक्ट द इन्फॉर्मेशन कि व्हाट दे आर अप टू। और वो एक ऐसे थोड़ी सन की औरत से शादी कर लेता है, जबकि वो किसी और लड़की से प्रेम करता है, लेकिन देश के लिए ना वो निछावर कर जाता है। और बाद में बहुत बीमार है, आज़ादी के बाद बहुत बीमार है वो। और क्लाइमेक्स में नूतन ने जिस औरत को ज़हर दे के मारा है, ये वही औरत है जो इसकी वो बीवी हुआ करती थी। और वो उसको धक्का उस दिन लगता है जब वो अंदर जाती है, उसको दवा देने के लिए पता चलता है, अरे ये तो वही आदमी जिसके लिए मैंने अपना सारा जीवन नष्ट कर दिया, मेरे बाबा, मेरी इज़्ज़त पूरे गाँव में नाम खराब, मेरे बाबा मर गए। और क्लाइमेक्स में पता चलता है कि इसने जो भी किया था वो देश के लिए किया था। एंड शी इज़ अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ विद धर्मेंद्र, हू यूज्ड टू बी अ जेलर डॉक्टर। और उसने वो कल्याणी को कहा है कि मैं तुमसे विवाह करूँगा, भले वो इनमेट है, वो क्रिमिनल है, वो जो भी है, क्योंकि वो समझ गया कि बहुत अच्छी औरत है। लेकिन क्लाइमेक्स में वो उसको उस तरफ नहीं ले जाते हैं, वो उसी आदमी की सेवा में फिर से वो उनको बोलते हैं, उन डॉक्टर साहब से कहना मुझे माफ़ कर दें। और वो जाके वो बेंच पे वहीं बैठ जाती है जहाँ वो लेटा रहता है आदमी। उस आदमी का कैरेक्टर मुझे अब कभी भी, मतलब कल्याणी बहुत बड़ा चरित्र है जो समर्पण के लिए, लेकिन दूसरे को समर्पण की भावना जो है, वो उन्होंने कभी उससे कुछ कहलवाया नहीं। बिल्कुल कर्ण की तरह, जो चुपचाप सब कुछ निछावर करने वाला है और सबसे बड़ा चरित्र हो जाने वाला है। ऐसे चरित्र कैसे खड़ा करते हैं कि आपको उससे प्रेम हो जाए, और वो ग्रे शेड में होने के बावजूद भी
आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट ना देखो। मैंने देखा हम हर फ़िल्म में ऐसा होता था कि अच्छी औरत, अच्छा आदमी, हीरो, हीरोइन, इस तरह के चरित्र मैंने देखे नहीं थे। मैंने पहली पहली बार ऐसा लगा कि हाँ, ये 2 हीरो में अशोक कुमार की तरफ वो क्यों गई? तो फिर पता चलता है कि वो बहुत बड़ा चरित्र है। क्योंकि जीवन के प्रति जो उसकी आस्था है और जो उसका समर्पण है, वो बाकी दुनियावी चीज़ों से ऊपर है। फिर वो कल्याणी को भी वो दे जाता है। कल्याणी का उसका उस तरफ जाना, कल्याणी स्वयं बहुत अच्छी औरत है। अब ऐसे जितने भी चरित्र उनकी फ़िल्मों में खड़े होने लग गए, मुझे लगने लगा यार, ये जो दूसरी फ़िल्मों में देखता हूँ ये और बहुत आसान है कि आप आकर्षित हो जाएँ अमर अकबर एंथोनी से, कूली से, मर्द से क्योंकि वो कमर्शियल सिनेमा है, मास वो के ग्लैमर है, मासी है। और आप खुद रहे हैं झोपड़पट्टी में तो आप उस तरफ आकर्षित होना बहुत है कि एक बाज़ उड़ के आएगा अमिताभ के हाथ पैरों बोलेगा, "क्या माँ खतरे में है?" और वो दौड़ के जाएँगे। तो वो लोग खुश होते हैं। जहाँ एक और आदमी आता है और वो आनंद में रोने के बजाय किसी को कह रहा है कि बातें करो मुझसे। इतनी दिनों से तुम्हारी बक-बक सुन रहा हूँ, बातें करो, बातें करो। तो ये बिल्कुल अलग इमोशन था, वो रिवर्स इमोशन था। सेम मैंने शर्मिला टैगोर को देखा, वो अनुपमा मैंने पापा से कहते हैं जो पूरे फ़िल्म में कभी-कभी अपने पिता से बात नहीं करती और लास्ट में कहती है कि जा रही हूँ बाबूजी आशीर्वाद नहीं दोगे? आशीर्वाद दीजिए कि वही जगह अपने पति के दिल में बनाऊँ जो मेरी माँ ने आपके दिल में बनाई थी। मतलब इतने से लाइन से ही वो चरित्र इतना बड़ा हो जाता है। हम सोलो लेके लिख रहे थे, वो लास्ट में बड़ी-बड़ी सोलो लिखी जाती थी, मोनोलॉग आता है। मैंने देखा वो डायरेक्टर ऐसा कुछ नहीं करता। मिली में कुछ नहीं है, वो सवेरे 4 बजे एक बेटी जो बीमार है अपने पापा के पास जाके पकड़ लेती है और कहती है कि मैंने रात को सोचा तो सोचा कि मेरे जैसे बाबूजी किसी के नहीं हैं। इतनी लाइन ही आपको अगर चिपक जा रही हो, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि ये वो सिनेमा है जो मुझे आकर्षित कर रहा है और जो मुझे वो टूल्स समझा रहा है जिससे चरित्र खड़ा होता। तो ओह माय गॉड में अगर पात्र खड़ा होकर किसी वेश्या के हाथ जोड़कर कह रहा है कि तुम गुरु हो, तो वो मैं नहीं कह रहा। वो लाइन वहीं से आ रही है कि मैं स्त्री को इस तरह नहीं देख रहा। लोग टिटिलेट करके उसके साथ जो भी ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, मैं उस स्त्री को ऐसे देख ही नहीं पा रहा। तो मेरे फ़िल्मों के अगर चरित्र होंगे, अगर वो उस जगह होगी भी, तो मैं उसको घरेलू स्त्री से ज़्यादा ऊपर स्थान पर रख दूँगा। मेरे लिए वो पूजनीय हो जाएगी। तो इस तरह देखना किसी चरित्र को और उसको डाइसेक्ट करके जब लिखना हो और कितना मुश्किल हो सकता है, तो वो मेरे लिए बहुत आसान हो गया। वो मेरे अंदर घुस गया मतलब मेरे डीएनए में आ गया। तो विमल दा मैं उनका क्या वापस लौटाऊँगा जब मेरे पास यही था कि हाँ, भगवान से मैंने माँगा था कि भगवान अगर मैं कभी विवाह में जाता हूँ और मेरे को अगर कोई बच्चा होता है और अगर पहला बेटा होता है, तो उसका नाम विमल ही रखें। तो सौभाग्य से वो विमल ही आया तो फिर उसका नाम विमल मैंने ऐसा लगता है कि हाँ, मैं अपने घर में एक बच्चा है इसका नाम विमल राय है। हुँ। और जब भी स्कूल से फ़ोन आता है, बिमल राय के फ़ादर बोल रहे हैं, तो ऐसे झटका लगता है एक बार कि वो कैसे क्या बोल रहे हैं। उससे और मैं क्या दे सकता कमाल है उस पे सेंसरशिप नहीं लगा, हम पर सेंसरशिप लगा। सो क्या परेश सर फर्स्ट चॉइस थे? वैनिटी में दूसरी तरफ ओम जी बैठे थे, उन्होंने उनको भी सुना दिया। एक ही दिन में 2 एक्टर साइन हो गए। कि मैंने ना माजिद मजीदी की फ़िल्म देखी और तुम्हारी फ़िल्म देखी, मुझे कोई फ़र्क नहीं लगा। प्यासा बनाने के बाद राज साहब ने ही कहा था, "गुरुदेव तुमने जो फ़िल्म बनाई है ना, मैं नहीं बना पाऊँगा ऐसी फ़िल्म यार। 100 करोड़ पैन इंडिया से कमाकर ऐसे जल्लोष करते हैं, वो एक स्टेट से 320 करोड़ रुपए कमा